मोनू सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा प्राचीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोत और आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के इतिहास में मगध साम्राज्य का उदय और उसके प्रमुख राजवंश। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है नीचे, उसको जरूर एक बार देख लें ताकि अगला वीडियो समझने में आपको आसानी हो। मगध साम्राज्य के उदय में हम लोग पहले इस शब्द का जानेंगे अर्थ। इतिहास में सबसे पहले मगध शब्द का जो आया है वो अथर्ववेद में आया है और अथर्ववेद में मगध का इस्तेमाल जो है, मगध के लोगों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वो शब्द था व्रात। व्रात मतलब पतित लोग। मगध शब्द के लिए अथर्ववेद में जो अर्थ निकला है उसका अर्थ है व्रात या पतित। महाभारत के अनुसार भी मगध शब्द का वर्णन हुआ है और महाभारत में जो मगध का वर्णन हुआ है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि गंगा के दक्षिण में मगध नाम का राज्य है, जिसका मगध की सीमा का विस्तार महाभारत में बताया गया है कि पूर्व में चंपा नदी से पश्चिम में सोन नदी तक। वर्तमान की स्थिति को जब देखेंगे, जो वर्तमान में बिहार है, लगभग यही स्थिति आपको मिलेगी। पूर्व में चंपा नदी से पश्चिम में सोन नदी तक और उत्तर में गंगा नदी से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक मगध का विस्तार बताया गया है, जो वर्तमान में लगभग वैसा है। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि महाभारत में मगध की सीमा के साथ साथ इस बात की भी चर्चा की गई है कि मगध की राजधानी उस समय क्या थी, गिरिव्रज या राजगीर। बोलचाल की भाषा में अभी जिसको हम लोग राजगीर भी कहते हैं। तो मगध साम्राज्य के उदय में मुख्य रूप से तीन वंशज का जो है, तीन वंश को हम लोग पढ़ेंगे जो शुरुआती दौर में थे। तो आइए एक एक करके हम लोग इसका नाम जान लें। पहला जो वंश था वो हर्यक वंश था, दूसरा वंश शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश। तो अब हम लोग इन तीनों वंश में से हर्यक वंश के बारे में शुरुआत करते हैं। हर्यक वंश की जो स्थापना हुई थी 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व तक रहा था। बिंबिसार ने अंगराज को पहले जीता और राजगीर या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया, जिसका वर्णन आप महाभारत में पहले देख चुके हैं। महाभारत भी इसी बात को उल्लेखित करता है कि मगध राज की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, राजगीर या राजगीर। वर्तमान में ये राजगीर है। बिंबिसार के राज दरबार में एक प्रसिद्ध राजवैद्य हुआ करता था जिसका नाम था जीवक। ये सवाल कई बार पूछता है कि जीवक किसके राज दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। इससे जुड़ी एक घटना है। बिंबिसार का एक परम मित्र था अवंती का राजा चंड प्रबोध। चंड प्रबोध जैसा नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था, काफी गुस्सैल स्वभाव का था। जब इसे बीमारी हो गई तो बिंबिसार जो हर्यक वंश का संस्थापक था, चूंकि ये इसका मित्र था, तो इसने इसके इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने जीवक राजवैद्य को इसके राज में भेजा और जीवक राजवैद्य ने इसका इलाज करके इसे ठीक किया। तो कई बार ये सवाल भी पूछता है कि बिंबिसार ने अपने किस मित्र के इलाज के लिए अपने जीवक राजवैद्य को भेजा था, तो ये चंड प्रबोध इसका इन्होंने इलाज किया था। चलिए, बिंबिसार एक बड़ा ही कुशल और प्रमुख योद्धा भी था। उसने अपने सांस्कृतिक कौशल के साथ साथ युद्ध कौशल का भी इस्तेमाल किया और पहली बार पूरे भारतीय इतिहास में उसने अस्थायी सेना रखी। इससे पूर्व क्या होता था, जितने भी शासक थे भाड़े की सेना रखते थे। मतलब अगर युद्ध हुआ तो आप उसको बुलाएंगे, पैसे देंगे और फिर वो आपके लिए युद्ध करेगा, लेकिन इससे नुकसान बहुत होता था। तो संस्थापक जो बिंबिसार था वो दूरदर्शी शासक था, तो उसने अपने सेना को क्या किया, अस्थायी सेना रखा। और इस वजह से अस्थायी सेना रखने की वजह से हम लोग बिंबिसार को सैन्य नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सैन्य। भारतीय शासक, पहला ऐसा भारतीय शासक था जिसने अपनी सेना को अस्थायी रूप से रखा और अस्थायी सेना रखा, इसलिए उसको सैन्य नाम से भी हम लोग जानते थे। इसने अपनी सेना में हाथी का भी इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया, हाथी का भी इस्तेमाल किया। जब हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार अपने अंतिम अवस्था में था
तो राजद्रोह नहीं हो, सिंहासन को लेकर लड़ाई नहीं हो, युद्ध नहीं हो, इसके लिए उसने अपने बड़े बेटे दर्शक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। एक अच्छी परंपरा थी कि मरने से पहले ही अपना उत्तराधिकार की खोज दें, ताकि गद्दी के लिए या राज सिंहासन के लिए लड़ाई नहीं छिड़े। लेकिन हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार का जो छोटा पुत्र अजातशत्रु, वो बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। उसने अपने पिता के फैसले को बदला और अपने बड़े भाई दर्शक को, नाम भी दर्शक था, ये कुछ नहीं कर पाया, उसने दर्शक को जबरदस्ती गद्दी से हटाया और अपने पिता बिंबिसार को जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद अगला शासक जो बना मगध का, वो बना अजातशत्रु। क्योंकि अजातशत्रु ने जबरदस्ती अपने पिता को गद्दी से हटाकर स्वयं सत्ता हथिया लिया था, इसलिए इतिहास में उसे पितृहंता पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अब हमने देखा कि बिंबिसार का शासन कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से इसका अंत हुआ। अब हम लोग आते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु वही जिसे हमने अभी पढ़ा है, पितृहंता पुत्र, अपने पिता को जेल में कैद करके और जबरदस्ती सत्ता हथिया लिया। अजातशत्रु का जो शासन काल है, ये 493 ईसा पूर्व से लेकर 461 ईसा पूर्व तक था। अजातशत्रु मगध साम्राज्य का एक महान शासक हुआ और उसने अपने थोड़े से शासन काल में बहुत ही नए प्रयोग किए और मगध को काफी विस्तार किया। इसने अपने जीवन में प्रमुख 3 युद्ध किया। कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए। पहला युद्ध जो है अजातशत्रु किया, वो कौशल नरेश प्रसेनजीत से। कौशल वर्तमान में भी यूपी के आसपास का इलाका पड़ता है। कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध किया और युद्ध में उसने प्रसेनजीत को हराया। और हराने के बाद उनकी जो बेटी थी बाजीरा, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया और फिर विवाह करके काशी का जो क्षेत्र है वो दहेज के रूप में प्राप्त किया और इस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। पहले यह होता था कि लोग वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी अपने राज का विस्तार करते थे। जो अजातशत्रु का युद्ध की नीति थी वो इसी का एक हिस्सा था। वो कौशल नरेश को हराकर, और उसका उद्देश्य यही था अपने साम्राज्य का विस्तार करना। वो हराया और उसकी बेटी बाजरा से विवाह करके काशी को दहेज के रूप में प्राप्त किया, विवाह भी किया, इससे वैवाहिक संबंध भी बन गया, उधर से निश्चिंत हो गया और क्षेत्र भी विस्तार कर लिया। दूसरा युद्ध उसने वैशाली से किया। वैशाली से जब किया तो पटना, जो अभी वर्तमान में पटना है, उसमें पाटली ग्राम के नाम से जाना जाता था और पाटली ग्राम को ही उसने सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया। जितनी भी अपनी सेना थी, जितने भी हथियार थे, जितने भी अस्त्र थे, सबको उसने पाटली ग्राम में रखा और बाद में यही पाटली ग्राम जो है प्रमुखता से उभरा और मगध वंश का राजधानी बना, जिसे अभी वर्तमान में हम लोग पटना के नाम से भी जानते हैं। अजातशत्रु ने अपने जीवन का तीसरा युद्ध, जो महत्वपूर्ण युद्ध किया, वो लिच्छवियों से किया, लिच्छवी राजवंश से किया। और लिच्छवी राजवंश को हराने के बाद उससे जो मल्ल राज्य का जो क्षेत्र था वो हासिल किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अजातशत्रु ने अपने पिता के जो संपत्ति मिली थी, पिता का जो उत्तराधिकार में उसको मिला, उस साम्राज्य को आगे बढ़ाया और मगध का जबरदस्त तरीके से भूमि विस्तार किया। इसने अपने सेना में सेना कुशलता के लिए नायक रखे और सेना में नए नए प्रयोग किए। इसने मुख्य रूप से 2 ऐसे नए शस्त्र निकाले जो किसी भी दुश्मन का छक्का छुड़ाने के लिए काफी था। एक था रथ मूसल। रथ के साथ वो मूसल टाइप का लगा रहता था कि विपक्षी सेना जो है रथ के साथ साथ जो मूसल चलता था, तलवार टाइप का, आप देखे होंगे बाहुबली जैसा युद्ध में, वो फिल्म में देखे ना, बाहुबली में रथ के साथ तलवार टाइप का निकला है कि उससे भी सेना जो है वो मारते जाता था। और एक दूसरा युद्ध का जो नवीन शस्त्र इस्तेमाल किया वो महाशिलाकंटक, वो बड़ा बड़ा पत्थर फेंकने वाला मशीन का इजाद किया ताकि कम से कम सेना का क्षति हो और ज्यादा से ज्यादा विपक्षी सेना का नुकसान पहुंचाया जा सके। तो हमने देखा कि अजातशत्रु एक महान शासक होने के साथ साथ एक चालाक और नीति निमग्न भी था और अपने साम्राज्य का उसने कुशलतापूर्वक विस्तार किया। लेकिन देखिए, जैसा इसने अपने पिता के साथ किया, इसका पुत्र भी इसके साथ वही किया। अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन। जिस तरह से अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को जबरदस्ती जेल में कैद करके सत्ता हथियाया, ठीक उसी प्रकार अजातशत्रु के
पुत्र उदयन ने अपने पिता की हत्या कर दी और सत्ता को हथिया लिया। अब आइए उदयन के बारे में पढ़ते हैं। उदयन जो है उसने भी पिता की हत्या करके सत्ता को अपनाया था, इसलिए भारतीय इतिहास में उदयन को भी पितृहंता पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो जब हर्यक वंश में पढ़ेंगे तो दो लोग यहाँ पे है जो पितृहंता शासक के रूप में जाने जाते हैं। पहला है अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या नहीं किया था, उसको जेल में डाल के सत्ता हत्याया था, लेकिन अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, उसने अपने पिता की हत्या करके शासक को अपनाया था। उदयन ने अपने जीवन में दो ऐसे महत्वपूर्ण काम किए जो आज भी हम लोग उसको जानते हैं। पहला काम किया, पाटलिपुत्र नगर को बसाया जो गंगा और सोन नदी के संगम में बसा हुआ शहर था। आज भी जब पटना की स्थिति देखेंगे तो उधर से सोन नदी है और इधर से गंगा नदी है और उस दोनों के संगम पे बसा हुआ है पटना। पाटलिपुत्र नगर को बसाया और पाटलिपुत्र बसाने के बाद जो मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिवर्ष थी उसको हटाकर कहाँ ले आया? पाटलिपुत्र। कहाँ लाया? पाटलिपुत्र। राजगिरी से हटा के पाटलिपुत्र अपनी राजधानी ले आया। पाटलिपुत्र को ही उस समय कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है। ये सवाल पूछ सकता है कि किस शासक ने राजगिरी से अपनी राजधानी हटाकर पाटलिपुत्र कर दी? तो उदयन ने ये काम किया था। उदयन की भी हत्या अवंती के राजा पोलक ने उदयन की हत्या कर दी थी और इस प्रकार इसके बाद कोई ऐसा प्रतापी शासक नहीं रहा जो कि हर्यक वंश के वंश को आगे बढ़ा सके। तो इसका अंतिम शासक जो था वो नादशक था। तो इस प्रकार हमने देखा कि हर्यक वंश के जो 3 प्रमुख शासक थे, इसने अपने शासन को कैसे आगे विस्तार बढ़ाया और सवाल भी लगभग इन्हीं तीनों शासक से संबंधित है। तो हर्यक वंश में बस इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश और नंद वंश। धन्यवाद। चलिए, हम लोग अभी मगध वंश के प्रमुख शासक में हर्यक वंश को पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश और नंद वंश। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक, वो अत्यंत ही विलासी शासक था और भोग विलास में व्यस्त रहता था। जो हर्यक वंश का जनता थे वो एकदम त्रस्त हो चुकी थी इस शासक से, किसी काम का नहीं था। तब क्या किया उसने? पूरे जनता ने ही मिलकर नागदशक को हटा दिया और मदद किससे मांगा? जो बगल का शासक था काशी का जो अमात्य मतलब राज्यपाल वहां का, शिशुनाग, उसे मदद मांगा। शिशुनाग इस मौका का फायदा उठाया और आया और वहां पे शिशुनाग ने जो है मगध में आके अपनी नई सत्ता स्थापित की और इस तरह से शिशुनाग वंश की स्थापना होने से 412 ईस्वी में प्रारंभ किया। शिशुनाग वंश का जो स्थापना किया शिशुनाग ने, तो इसने क्या किया? हम लोग पीछे पढ़े थे कि हर्यक वंश में उदयन क्या किया था? राजधानी का परिवर्तन करके ले आया था कहाँ? पाटलिपुत्र। अब जब शिशुनाग आया तो इसने पाटलिपुत्र से राजधानी को कहाँ परिवर्तित कर दिया? पाटलिपुत्र से लेके आ गया वैशाली। और वैशाली आने के साथ शिशुनाग जो था वो भी अत्यंत प्रतापी शासक था, राजपाल था, युद्ध रूप से बहुत ही कुशल था। तो उसने आसपास के अवंती, वत्स और कौशल को जीता और मगध में इसको मिला लिया। किसको जीता? अवंती, वत्स, कौशल। अवंती में हम लोग पूर्व में पढ़े थे, वहां का शासक कौन था? एक चंड प्रबोध, जिसको अपना बिंबिसार ने भेजा था अपना राजवैद, याद है? जीवक को भेजा था। तो वो राज्य जो है अवंती, उसको भी शिशुनाग ने मगध में मिला लिया और इस तरह से अवंती, वत्स और कौशल को मिलाकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। शिशुनाग के बाद उसका बेटा आया कालाशोक। नाम से ही समझ लीजिए, कालाशोक बड़ा ही प्रतापी शासक था। अपने शिशुनाग वंश का अगर देखा जाए, कंपेरिजन की तुलना किया जाए, तो शिशुनाग से ज्यादा प्रतापी शासक था कालाशोक। क्योंकि इसके वर्ण के हिसाब से इसका नाम रखा गया था। इतिहास में इसको हम लोग कालाशोक या काक वर्णन भी कहते हैं, उसके रंग की वजह से। वो बड़ा ही प्रतापी शासक था। कालाशोक ने सबसे पहले क्या किया? वो जो पिता ने इसकी पाटलिपुत्र से राजधानी को वैशाली किया था, ये पुनः क्या किया? उस राजधानी को वैशाली से वापस कहाँ लाया? पाटलिपुत्र।
और पाटलिपुत्र लाने के बाद इसको अस्थायी रूप से राजधानी बनाया। और इसके बाद से देखेंगे तो मगध की जो राजधानी है अस्थायी रूप से उसने पाटलिपुत्र को बनाया। इसके समय में जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो हुई वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति। क्या हुई? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति, जो कालाशोक के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई। दो महत्वपूर्ण घटना इसके समय की है। एक क्या किया इसने? पाटलिपुत्र को जो है मगध का अस्थायी शासक बनाया। कहाँ बनाया? ये वैशाली से वैशाली था, वैशाली से वापस लाया कहाँ? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को जो है अस्थायी राजधानी बना दिया मगध का। और दूसरी घटना क्या हुई इसके समय की? दूसरी घटना है वैशाली में इसने द्वितीय बौद्ध संगीति उसका आयोजन करवाया। इस वंश का जो है शिशुनाग वंश का जो है अंतिम शासक वो हुआ नंदीवर्धन। और इस तरह से बहुत ही संक्षिप्त अवधि में, बहुत ही संक्षिप्त काल में शिशुनाग वंश का अंत हुआ। तो हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग था। और शिशुनाग ने जब स्थापना किया शिशुनाग वंश का तो उसने महत्वपूर्ण तरीके से कौन सा काम किया? दो काम किया। पहला, अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से हटा के कहाँ ले आया? वैशाली। और इसके साथ ही अवंती, वत्स और कौशल को जीता और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। शिशुनाग का जो बेटा था कालाशोक, कालाशोक ने अपने जीवन में दो महत्वपूर्ण काम किए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक, जो मगध की राजधानी थी, कहाँ? इसके पिता ने पाटलिपुत्र से वैशाली ले आया था, ये वापस वैशाली से राजधानी कहाँ लाया? पाटलिपुत्र। और उसको मगध का अस्थायी राजधानी बना दिया। और दूसरी घटना हुई वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति। और इस तरह से हम लोग शिशुनाग वंश का अंत करेंगे। नंदीवर्धन उसका अंतिम शासक हुआ। चलिए अब आते हैं हम लोग नंद वंश के बारे में। नंदीवर्धन अत्यंत ही कमजोर शासक था। नंदीवर्धन को हराकर 344 ईसा पूर्व में 344 ईसा पूर्व में महापदम नंद ने नंदीवंश को हरा के नंद वंश का स्थापना किया। महापदम नंद भी जो है वो काफी शक्तिशाली और ऊर्जावान शासक था। उसके काल में जो महत्वपूर्ण घटना हुई उसने कलिंग को जीता। कलिंग जो वर्तमान में हम लोग जिसको उड़ीसा कहते हैं, कलिंग, उत्कल भी कहते हैं, कलिंग को जीता और वहां पे महावीर यानी कि जिन की मूर्ति उठाकर लाया। इस घटना के बाद पुराणों में उसे छत्रांतक या फिर महाबोधि वंश किताब में उसे उग्रसेन, उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी कहा गया है। अपने अगर नंद वंश की आप देखेंगे तो महापदम नंद के बाद 8 यंग शासक हुए लेकिन कोई भी प्रतापी शासक नहीं हुआ सिवाय महापदम नंद के। ये काफी प्रतापी शासक था अपने वंश का। इसने एकराट की उपाधि हासिल की। एकराट मतलब सबसे शक्तिशाली राजा। इसका जो अंतिम शासक था नंद वंश का वो था घनानंद। घनानंद के बारे में जान ही रहे हैं, वो सिकंदर का समकालीन था। इसके राज की घटना है कि घनानंद अपना राज दरबार कर रहा था और उसी समय चाणक्य यानी कौटिल्य कह लीजिए, विष्णुगुप्त कह लीजिए, वो इसके दरबार में आए थे और जिसका इन्होंने अपमान कर दिया था। और तब से चाणक्य ने कसम या प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस नंद वंश का खात्मा करके ही अपनी चुटिया या शिखा को बांधूंगा। और इसके बाद ही वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश और मौर्य साम्राज्य के उत्थान की कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो इस तरह से हमने मगध साम्राज्य के मौर्य वंश के पहले के 3 वंशों को पढ़ा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इस तरह से इन तीनों सवालों में, इन तीनों वंश में जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। हर्यक वंश में बिंबिसार से सवाल पूछे जा सकते हैं, अजातशत्रु से सवाल पूछे जा सकते हैं और उदयन से सवाल पूछे जा सकते हैं कि इन तीनों शासकों ने अपने समय में मगध के लिए कौन से महत्वपूर्ण काम किए हैं। इसको आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसमें ये बताया गया है इसको अच्छे से। शिशुनाग वंश में भी 2 शासक हुए महत्वपूर्ण, एक शिशुनाग और उनका पुत्र कालाशोक। इसने मगध शासन के लिए कौन से महत्वपूर्ण काम किए, इन चीजों को रिकॉल कर लीजिए। और नंद वंश से एक सवाल, नंद वंश की स्थापना कब हुई थी और उसका प्रतापी शासक कौन था। इस तरह से हमने इसे क्लोज किया है। अब आगे की वीडियो को हम लोग बाद में देखेंगे। धन्यवाद।